तो हमारे पास हमने एक 3 ऑब्जेक्ट सिस्टम है जहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, एक 8 केजी का, एक 4 केजी का, एक 3 केजी का। और एक तरफ से 20 न्यूटन फोर्स लग रही है, एक तरफ से 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो हमें निकालना है कि ये जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लें इनको हम नाम देते हैं ए, बी और सी, इन तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी। तो सबसे पहले हमको ये अब तक दिखाई देना चाहिए कि ये तीनों ऑब्जेक्ट क्या है। तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलेंगे, तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो चलिए एक बार पहले हम इसको एकदम क्लासिकल तरीके से सॉल्व करें। तो तीनों ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा, क्यों? क्योंकि एक साथ पुश किया जा रहा है, इधर से 20 न्यूटन लग रहा है, इधर से 5 न्यूटन लग रहा है। तो ओवरऑल तीनों ऑब्जेक्ट जाएंगे इधर, एक साथ आगे जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ, और इकट्ठे चलेंगे क्योंकि इधर से पीछे 20 ए को पुश करेगा, ए बी को पुश करेगा, बी सी को पुश करेगा, इकट्ठे चलेंगे। तो इस ओवरऑल तीनों ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट को हम एक सिस्टम मान सकते हैं। तो जस्ट अगर हम एक सिस्टम मान सकते हैं इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को, वो इसलिए क्योंकि तीनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो इस एक्सेलरेशन को मान सकते हैं लेट से ए। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ एक्सटर्नल क्या है हमारे पास, इधर से 20 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन। तो फोर्स को हम लिखेंगे वेक्टर तरीके से, यानी कि 20 और -5। एक कन्वेंशन आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि जिधर भी मोशन का डायरेक्शन होता है ना, जिधर भी मोशन का डायरेक्शन होता है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, जिधर भी मोशन का डायरेक्शन होगा। अभी यहाँ पर हमें दिख रहा है कि मोशन का डायरेक्शन राइट हैंड साइड तरफ हो रहा है, तो उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ मोशन को। इसलिए हमने क्या किया कि 20 को पॉजिटिव माना, क्योंकि 20 फोर्स जो है वो मोशन की डायरेक्शन में है। लेकिन 5 न्यूटन फोर्स क्या है, वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। 5 न्यूटन फोर्स लेफ्ट तरफ लग रही है, मोशन तो राइट हैंड साइड तरफ होना है, इसलिए 5 को हम मानेंगे नेगेटिव। तो 20 -5 वेक्टरली जब लिखेंगे तो 5 को -5 लिखेंगे, इक्वल्स टू तीनों ऑब्जेक्ट को हमने एक सिस्टम मान लिया। तो 8 + 4 + 3, ये कितना हो गया? ये हो गया 15 इंटू ए। तो यहाँ से हमें ए क्या मिल गया, एक्सेलरेशन मिल गया हमें 15/15, दैट इज सिंपली 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर। वेक्टर टर्म में देखें तो अलॉन्ग आई। तो सीधा हमें एक्सेलरेशन मिल गया। अब अगर सवाल ये पूछता है कि फाइंड आउट कि ए और बी के बीच में ऑब्वियसली कुछ नॉर्मल होगा, मानते हैं इसको n1। उसी तरह से फिर बी और सी के बीच में नॉर्मल होगा, उसको मानते हैं n2। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ए और बी के बीच में एक सरफेस है, तो इस सरफेस पर हर जगह नॉर्मल सेम होता है, दैट इज लेट्स से n1। लेकिन जैसे ही सरफेस बदलेगा, चूंकि अब बी और सी एक अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग सेट है ऑब्जेक्ट्स का, तो सरफेस बदल गया बी और सी के बीच में, तो इस सरफेस पर नॉर्मल बदल जाएगा। तो दैट नॉर्मल विल बी समथिंग डिफरेंट, इसलिए हम उसको नाम दे रहे हैं n2। ओके, अब हमको अगर इंडिविजुअली नॉर्मल निकालना है तो क्या करना है, उस केस में फिर हमको इंडिविजुअली हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत नहीं थी, हमने सिंपली तीनों ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम मान लिया, एक स्टेप में एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन जब हमको नॉर्मल निकालना है तो फिर ऑब्वियसली क्या करना है, फिर हमको हर ऑब्जेक्ट को इंडिविजुअली कंसिडर करना पड़ेगा। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, तीनों ऑब्जेक्ट को हमने अलग अलग लिख दिया, इसका हम बनाएंगे एफपीटी, यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम। अब 8 kg के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, 8 kg के ऊपर इधर से फोर्स आ रही है 20 न्यूटन, और 8 kg के ऊपर और कौन सी फोर्स लग रही है, एक फोर्स लगेगी n1 जो कि बी ए पर लगाएगा, लेकिन उस n1 का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा। उसी तरीके से ऑब्जेक्ट बी के ऊपर क्या फोर्स लग रही है, ऑब्जेक्ट बी के ऊपर ए बी के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स कौन सी है, वो फोर्स है अगेन व्हाट, जस्ट n1, चूंकि सेम न्यूटन थर्ड लॉ। और बी के ऊपर सी एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन से, क्योंकि सी बी को इधर से टच कर रहा है, तो बी के ऊपर एक फोर्स लगेगी, इसको मानते हैं n2। फिर अगेन बी सी के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, सेम फोर्स वो कौन सी है, वो n2 है। और फिर सी के ऊपर इधर से एक फोर्स कौन सी है, वो है 5 न्यूटन। तो ये हमने क्या किया, जो हमने एल्गोरिथम सीखी है पिछले लेक्चर में, कि हर ऑब्जेक्ट पर हम सिंपली उनके फोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहे हैं। अब हम क्या कर सकते हैं,
हम अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटन सेकंड लॉ लिख सकते हैं। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के लिए अगेन क्या होगा, इसको लिख सकते हैं +20 माइनस n1, क्योंकि ये जो ए के ऊपर n1 एक्ट कर रहा है ये तो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो -n1 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है ना, एक्सेलरेशन क्या है तीनों ऑब्जेक्ट का 1, तो यानी कि जस्ट 8 इंटू 1 यानी कि सिंपली 8। तो यहाँ से हमें नॉर्मल क्या निकल गया, n1 हमारा आ गया 20 माइनस 8 एंड दैट इज 12 न्यूटन। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन ही होता है, तो n1 हो गया हमारा 20 माइनस 8 दैट इज n1 इक्वल टू 12 न्यूटन। उसी तरीके से अब हमें n2 निकालना है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, हम इन दोनों ऑब्जेक्ट में से कोई भी ऑब्जेक्ट हम चूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने लास्ट वाला ऑब्जेक्ट चूज किया, तो लास्ट वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, n2 मोशन के अलॉन्ग है जो 3 के जी पर एक्ट कर रहा है, तो n2 माइनस 5 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्सेलरेशन दैट इज अगेन 1। तो यहाँ से हमको n2 क्या आ रहा है, फिर n2 में आ रहा है 3 प्लस 5 दैट इज 8 न्यूटन। जस्ट वेरीफाई करने के लिए कि हमारा रिजल्ट एकदम सही है कि नहीं, अगर हम जस्ट चेक करें ये जो n1 की वैल्यू हमें मिली और n2 की वैल्यू मिली ऑन दिस मिडिल ऑब्जेक्ट, तो मिडिल ऑब्जेक्ट 4 kg था, 4 kg पर n1 क्या ऐड कर रहा है 12 और n2 इधर से क्या ऐड कर रहा है 8, तो 12 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 4। तो यही 4 आना चाहिए था ना, बिकॉज दिस विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि 4 इंटू 1 4। तो बेसिकली ये वेरीफाई हो गया कि हमारा जो n1 है वो सही है, जो हमारा n2 है वो भी सही है, और एक्सेलरेशन हमें निकल गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सिंपल एक एग्जांपल था आपको दिखाने के लिए कि कैसे हम कोई भी 3 ऑब्जेक्ट सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। तो 3 ऑब्जेक्ट हो, 4 ऑब्जेक्ट हो या 10 ऑब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर सारे ऑब्जेक्ट एक साथ चल रहे हैं तो आपको सारे ऑब्जेक्ट को एक सिस्टम ट्रीट करना है। जब आप एक सिस्टम ट्रीट करोगे तो जस्ट बाहर से जो एक्सटर्नल फोर्स है वो फोर्स इक्वेट की जाएगी उस टोटल सिस्टम के मास इनटू एक्सेलरेशन से, और वहाँ से ईजिली आपको एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अगर आपको इंटरनल फोर्सेज निकालनी यानी कि नॉर्मल निकालने, तब फिर आपको क्या करना होगा उस केस में, फिर आपको उस केस में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का एफबीडी ड्रॉ करके वहाँ से इक्वेशन लिखनी होगी। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका मास m है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने किसी एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसा आप रियल लाइफ में हर जगह देखते हैं कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट, आपकी जैसे बुक अगर आपके पास अभी होगी या कोई नोटबुक आपके पास होगी, वो एक टेबल पर रखी हुई है, बेड के ऊपर रखी हुई है। तो ये बहुत सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल है। तो आपके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि एक टेबल पर है, जिस ऑब्जेक्ट का मास m है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है। जब भी आप फोर्स सोचते हैं तो सबसे पहले एक यूनिवर्सल फोर्स जहन में आनी चाहिए, जो कि हमने कैनेमेटिक्स में बहुत इस्तेमाल की है। वो कौन सी फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या होता है, जो ग्रेविटी पुल करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज m इंटू जी। वॉट इज जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये सबको पता है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी एक फोर्स एक्ट कर रही होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ग्रेविटी में पता है कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करती है, और उसका वैल्यू कितना होगा, वो वैल्यू होगा mg। तो ये जो फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये फोर्स के अकॉर्डिंगली ये ऑब्जेक्ट फिर इस ब्लॉक के ऊपर, अब देखिए ये रेस्ट कर रहा है इस टेबल के ऊपर। ये ऑब्जेक्ट क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट रख दें आप, आपके आसपास कोई भी अगर पेन, कोई इंस्ट्रूमेंट बॉक्स या कोई नोटबुक, बुक कोई भी अगर एक टेबल पर रखी हुई है, तो आप उसको ऑब्जर्व कीजिए, वो क्या है, वो रेस्ट पे है ना, वो रेस्ट पे भी है और साथ में वो इक्विलिब्रियम पे भी है। इक्विलिब्रियम आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो चीज़ें इक्विलिब्रियम पे होती हैं। लेकिन आप देखिए कि इसके ऊपर एक ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटी अगर काम कर रही है तो आइडली क्या होना चाहिए, आइडली इसे टेबल तोड़ करके एकदम नीचे आ जाना चाहिए, है ना। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इसे नीचे आ जाना चाहिए, यानी कि आपके बगल में जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो क्या होना चाहिए, वो नीचे चला जाना चाहिए ज़मीन के अंदर, क्योंकि ग्रेविटी तो उसको खींच रही है। लेकिन वो नहीं जा रहा, वो नहीं जा रहा क्योंकि आपको वो दिखाई दे रहा है कि वो इक्विलिब्रियम पे है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इज जीरो, और एक्सेलरेशन इज जीरो, और हमने जब न्यूटन सेकंड लॉ सीख लिया कि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहाँ से फिर हमें क्या दिखाई देना चाहिए कि एफ एक्सटर्नल इज ऑल्सो जीरो। यानी ये जो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ किया है जिसका मास m है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ एक्सटर्नल क्या है, एफ एक्सटर्नल डेफिनेटली इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जीरो है। तभी तो ये ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम पे। एक टेबल पे अगर हमने रख दिया तो हमेशा उस टेबल पे रहेगा। तो एफ एक्सटर्नल जीरो है, बट देयर इज अ ग्रेविटेशनल पुल। तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ होना चाहिए,
कंक्लूजन ये ड्रॉ होना चाहिए कि डेफिनेटली वहाँ पर एक फोर्स है जिस फोर्स की वजह से ये जो ग्रेविटी है ये बैलेंस आउट हो रही है। क्योंकि बैलेंस आउट हो रही है इसी वजह से क्या हो रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो रही है। तो आप सोचो इस ब्लॉक एम के ऊपर वो फोर्स कहाँ से आएगी, कौन वो फोर्स लगा सकता है। तो इस ब्लॉक एम के नीचे देखिए क्या है, इस ब्लॉक एम के नीचे एक टेबल रखा हुआ है ना, और हमने सीखा है नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का कंडीशन मैंने आपको क्या क्या बताया था कि देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहा है आपको, देयर इज अ कॉन्टैक्ट, है ना। फिर मैंने कहा था आपको कि देयर मस्ट बी अ सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल पुल, राइट, और पुश। तो यहाँ पर देखिए एक तरह का ये पुल है, ये ग्रेविटी खींच रही है इसको नीचे। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो शायद नॉर्मल फोर्स की ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर ग्रेविटी भी है और यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी है, यानी कि दोनों कंडीशंस मीट हो गए। इसका मतलब डेफिनेटली ये जो नीचे टेबल रखा हुआ है वो इस ब्लॉक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। चूंकि वो नॉर्मल फोर्स इस ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है, तो हमने तीसरी चीज़ क्या सीखी थी कि नॉर्मल फोर्स विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सर्फेस ऑफ कॉन्टैक्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जाना है, यानी कि किधर जाना है, कुछ ऐसा जाना है ऊपर की तरफ, वो एक ही लाइन होगी, यानी कि नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है, वो फोर्स क्या होगी उसको हम कह सकते हैं एन। तो मैं फिर से इस डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ इस साइड पे, कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के नीचे कोई भी एक सरफेस है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, तो ग्रेविटी की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगती है हमेशा नीचे की तरफ। वो फोर्स क्या होती है, वो फोर्स होती है mg। लेकिन ग्रेविटी इसको नीचे पुल नहीं कर पाती, क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस है इसके नीचे, वो सरफेस कॉन्टैक्ट में है, और उस कॉन्टैक्ट की वजह से क्या करता है ये सरफेस, इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाता है। क्योंकि कॉन्टैक्ट में है और एक तरह का एक्सटर्नल पुश भी वहाँ पर है, ग्रेविटी जो प्रोवाइड कर रही है, तो एक नॉर्मल फोर्स लगाता है, एंड दैट फोर्स इज अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस। तो फोर्स का कंडीशन क्या सीखा हमने कि दिस फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। तो प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट का ऑब्वियसली क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, सीधा परपेंडिकुलर है, ये तो ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर, तो इस फोर्स को हम क्या कह सकते हैं, इस फोर्स को हम कह सकते हैं सिंपली व्हाट, एन। अब चूंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, यानी कि वहां से क्या समझ आना चाहिए कि एन वेक्टर प्लस दिस एम जी वेक्टर शुड बी इक्वल टू जीरो। तो वेक्टर वाइज ये जीरो कब हो रहे हैं, एक फोर्स ऊपर की तरफ एक फोर्स नीचे की तरफ, यानी कि एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यानी कि एन माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू जीरो। एन को मैं प्लस मान रहा हूँ, एम जी को नेगेटिव मान रहा हूँ, स्टैंडर्ड तरीका। यानी कि यहाँ से क्या दिख रहा है कि एन इज इक्वल टू एम जी। तो ये वही नॉर्मल फोर्स है जो हमने सीखी है। तो जहाँ कहीं भी आपको दुनिया में कॉन्टैक्ट दिखाई देगा, ज़रूरी नहीं कि वो कॉन्टैक्ट दो ऑब्जेक्ट्स के ही बीच में हो, वो जो सिचुएशन मैंने पहले देखी थी ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के नीचे जो ग्राउंड है, उस ग्राउंड और ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी जो एक सरफेस है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस सरफेस पे भी एक नॉर्मल होगा। वो नॉर्मल कितना आपको दिख रहा है, दैट नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी। ठीक है। तो वेन एवर देर इज अ कॉन्टैक्ट एंड एन एक्सटर्नल पुश और पुल, देर विल बी अ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हमारे सामने तीन पिक्चर्स हैं, तीन डिफरेंट सिचुएशंस हैं। हर एक सिचुएशन में हमें नॉर्मल फोर्स आइडेंटिफाई करनी है कि व्हाट इज नॉर्मल फोर्स हर एक सिचुएशन में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम पहले सिचुएशन को सॉल्व करें। तो पहले सिचुएशन में क्या दिख रहा है, एक सरफेस है जहाँ पर एक 2 kg ब्लॉक उसके ऊपर रखा हुआ है। तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा हमें दिमाग में आना चाहिए कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा उस पर एक फोर्स एक्ट करेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, एंड दैट विल ऑलवेज बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 2g। जी को हम जनरली 9.8 हम जानते हैं होता है, लेकिन हम फिलहाल अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 10 मान लेते हैं। तो ये फोर्स कितनी होगी, ये फोर्स हो गई 20। अब जब कुछ नहीं आपको कहे कि एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब एक ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, इसका मतलब तीनों ऑब्जेक्ट किस सिचुएशन में, तीनों ऑब्जेक्ट कुछ नहीं अगर कह रहा है तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे। अगर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एफ नेट इज ज़ीरो। तो एफ नेट ज़ीरो है,
तो हमें पहले केस में निकालना है नॉर्मल। हमने भी क्या सीखा कि नॉर्मल कौन लगा रहा होगा, इस ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल ये सरफेस लगा रहा होगा, और किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ऑब्वियसली ऊपर के डायरेक्शन में लगा रहा होगा। तो वो नॉर्मल होगा, मान लेते हैं उसको हम N1। तो इसके अलावा और तो कोई फोर्स नहीं है, यही दो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, यानी कि इसके हिसाब से क्या होगा, N1 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, नेट एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू 0 यहाँ से। तो N1 कितना हो गया हमारा, N1 हो गया हमारा सिंपली 20। अगर आप देखिए तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सिंपली न्यूटन सेकंड लॉ ही लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। तो जब एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल भी क्या है, एफ एक्सटर्नल 0 है। तो हम वही न्यूटन सेकंड लॉ ही लगा रहे हैं हर जगह, पूरे क्वेश्चन में बस न्यूटन सेकंड लॉ लगेगा। तो एट एफ एक्सटर्नल को हमने क्या लिखा, N1 को ऊपर लिखा माइनस 20 इक्वल्स टू 0, तो N1 आपसे हमारा आ गया 20। वही जो भी हमने देखा था कि नॉर्मल आपका सिंपली mg के बराबर हो जाता है। अब आप आइए केस नंबर 2 पे। यहाँ पर 2 kg ब्लॉक रखा हुआ तो है, लेकिन साथ में इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है 5 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में भी हमको नॉर्मल निकालना है। तो एक तो पहले, सबसे पहले हमेशा आपको देखना है जो कि गिवन नहीं भी होगा, जस्ट मास गिवन होगा, एंड दैट इज ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से फोर्स नीचे क्या लग रही है, अभी हमने देख लिया 20। अब चूंकि सरफेस है, कॉन्टैक्ट है, एक एक्सटर्नल पुश भी है, पुल भी है, तो यानी कि नॉर्मल तो लगेगा ही लगेगा। नॉर्मल किधर लगेगा, नॉर्मल ऑब्वियसली ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। अब इस नॉर्मल का हमें मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो हम इस नॉर्मल को मान लेते हैं लेट्स से N2। अगेन ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। जब ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है तो नेट एफ एक्सटर्नल इज अगेन 0। तो नेट एफ एक्सटर्नल इज 0। तो इस दफ़ा हमारे पास फोर्सेस कितनी है, इस दफ़ा एक तो ग्रेविटी है, साथ में एक एक्सटर्नल 5 न्यूटन फोर्स है नीचे की तरफ, और साथ में फिर नॉर्मल लग रहा है जो कि ये सरफेस ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, नॉर्मल को हम ऊपर पॉजिटिव मान लेते हैं, तो हम लिखेंगे N2, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उसको हम नेगेटिव ऑब्वियसली मानना होगा, नेगेटिव होगा ही वो। तो -5 माइनस 20 इक्वल्स टू 0, यानी कि इस केस में आपका नॉर्मल क्या आ गया, N2 आपका आ गया 25 न्यूटन। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल विल ऑलवेज बी इक्वल टू mg, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये तभी होता है सिर्फ व्हेन देयर इज़ नो अदर फोर्स, जस्ट ग्रेविटी हो तो उस केस में नॉर्मल mg के बराबर हो जाता है। सो दिस इज़ नो फॉर्मूला, दिस इज़ नो ना कोई लॉ नहीं है, ये जस्ट इत्तेफाक से हो गया था इस केस में। अदरवाइज देखिए आपको यहाँ पर नॉर्मल क्या आ रहा है, 25 न्यूटन आ रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली व्हाट, ग्रेटर दैन mg। तीसरे केस में देखिए, तीसरे केस में क्या है, आपको पिक्चर से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 5 न्यूटन फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रही है। तो अगेन यहाँ पर भी क्या होगा, पहले तो यहाँ पर ग्रेविटी तो लगेगी ही लगेगी, हर केस में लग रही है, यहाँ पर भी लगनी है। ग्रेविटी किधर कितनी हो गई, वो हो गई 20। नॉर्मल किधर लगेगा, अगेन परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो सरफेस लगाएगा इस 2 kg ब्लॉक पर ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगा, तो इस नॉर्मल को हम ऊपर के डायरेक्शन मानते हैं, और लेट्स इसको हमने नाम दे दिया N3। ये ऑब्जेक्ट भी अगर आपको दिया हुआ है कि दिस ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो एट इक्विलिब्रियम, तो ये ऑब्जेक्ट भी अगर इक्विलिब्रियम पे है तो हमें निकालना है नॉर्मल कितना होगा। तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे कि नेट एफ एक्सटर्नल इज 0, यही इक्वेशन यहाँ पर भी वैलिड है, चूँकि मास इंटू एक्सेलरेशन क्या है, वो तो 0 है। तो चूँकि एक्सेलरेशन 0 है तो हम क्या लिखेंगे N3। अब 5 ऊपर की तरफ है ना, तो N3 + 5 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से N3 क्या आ गया, यहाँ से N3 आ गया 20 - 5 15 न्यूटन। तो देखिए इस दफ़ा जो आपका नॉर्मल आया N3 वो आपका mg से कम है। तो समझाने वाली बात ये थी आपको कि नॉर्मल की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो mg के बराबर भी हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा हमेशा सिचुएशन टू सिचुएशन। सो व्हेनेवर यू विल फाइंड अ कॉन्टैक्ट, जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉन्टैक्ट दिखेगा तो आपको ऐसा नहीं, आप बता नहीं सकते कि नॉर्मल कितना है। हमेशा आपको क्या करना है, आपको पहले सॉल्व करना है। तो जो गिवन फोर्सेस होंगी जितनी भी, अभी तो फिलहाल हमने एक ही फोर्स ली, किसी क्वेश्चन में 2 3 4 10 फोर्सेस हो सकती हैं, तो उन सभी फोर्सेस के साथ जब हम नॉर्मल को ऐड करेंगे इक्वेशन में, तो वहाँ से हमें समझ में आएगा कि अलग अलग केस में नॉर्मल की वैल्यू क्या आनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम नॉर्मल के ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।